सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। देखो, हम अध्ययन कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर का, और इस सॉल्यूशन चैप्टर की हमारी 2 क्लासें हो गई थी, यानी 2 पार्ट हो गए थे। आज हमारा इसका तीसरा पार्ट है, और इस तीसरे पार्ट में हम जो सेकंड पार्ट में हमने विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी थी, उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ। तो एक तो हमने नॉर्मलता पढ़ी थी। नॉर्मलता में हमने नॉर्मलता का सूत्र क्या लिखा था? नॉर्मलता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखो, अगर लीटर में है तो 1000 नहीं आएगा, और अगर ml में है आयतन तो इंटू 1000। यानी ये सूत्र हमने नॉर्मलता का व्युत्पन्न किया था। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि विलयन का जो तुल्यांकी भार है, सॉरी विलय का तुल्यांकी भार है, ये कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, इस तुल्यांकी भार की अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार बट्टे अम्लता या क्षारकता। क्षारकता बोल दो, क्षारीयता बोल दो, एक ही बात है। अब देखो, अब आपको समझना क्या इसमें, आपको समझना ये है कि किसकी तो अम्लता होगी और किसकी क्षारकता होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि अम्लता और क्षारकता, यदि हमारे पास अम्ल है तो उसकी तो होगी क्षारकता, और यदि हमारे पास क्षार है तो उसकी होगी अम्लता। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि अम्लता बराबर क्या कह सकते हैं? क्षार के एक अणु द्वारा, क्षार के एक अणु द्वारा दिए गए OH माइनस की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है, उसकी अम्लता कहलाती है। देखो, वापस समझना, हमने अम्लता किसको कहा कि क्षार के एक अणु द्वारा दिए गए OH माइनस की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मेरे पास है NaOH CaOH की होल ट्वाइस, और एक है मेरे पास NOH की होल थ्राइस। यानी ये तो मेरे पास क्या हैं? क्षार के अणु। अब इनकी अगर मैं अम्लता लिखूं, अम्लता, तो देखो NaOH एक OH माइनस आयन देगा, इसका मतलब इसकी अम्लता 1 हो गई। CaOH की होल ट्वाइस, ये 2 OH माइनस आयन देगा तो इसकी अम्लता 2 हो गई। और NOH की होल थ्राइस, इसकी अपन बात करें तो यह 3 OH माइनस आयन दे सकता है, तो इसकी अम्लता 3 हो गई। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये तो हो गई अम्लता की बात। और अब बात करूं मैं क्षारकता की या क्षारीयता की, तो वो चीज़ और देख लो आप। देखो, अम्लता क्षार की थी तो क्षारकता किसकी होगी? अम्ल की। यानी अपन लिख सकते हैं क्षारकता बराबर
क्षारकता बराबर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अम्ल के एक अणु द्वारा दिए गए H+ की संख्या या H+ आयन की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। देखो मैं एग्जांपल लूँ, मैं कुछ अम्ल ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ले लूँ HCl, मैं ले लूँ HNO3, मैं ले लूँ H2SO4 और मैं ले लूँ H3PO4। अब देखना आप, ये अम्ल है, अगर मैं इनकी क्षारकता लिखूँ यहाँ पे तो देखो HCl एक H+ देगा तो क्षारकता 1 हो गई, HNO3 एक H+ देगा तो क्षारकता 1 हो गई, H2SO4 2 H+ आयन देगा तो क्षारकता 2 होगी, और इसकी बात करूं तो ये 3 H+ देगा तो क्षारकता इसकी कितनी होगी 3। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। यानी अब आपके माइंड में एक बात आ गई है कि अगर हमारे पास अम्ल है और हम उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो उस अम्ल का अणुभार, ऊपर तो क्या आएगा अणुभार और नीचे क्या आएगी अम्ल की क्षारकता। अगर क्षार होगा तो हम क्या कहेंगे कि क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। यानी हम अब अगर अलग अलग सूत्र लिखें अपन तो कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ आप और देख लो। हम अलग अलग सूत्र लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार क्या कहूँगा, अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बट्टे, अब देखो अम्ल है तो अम्ल की क्या होगी क्षारकता, तो क्या लिख दूं अम्ल की क्षारकता। इस सूत्र से हम अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं क्षार की बात करूं, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार क्या लिखूंगा, क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। तो ये हमारे पास दो सूत्र हो गए। अब देखो ये तो अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के सूत्र हैं। यदि हमारे पास कोई आयनिक यौगिक हो तो अपन क्या कहेंगे कि आयनिक यौगिक का तुल्यांकी भार, आयनिक यौगिक का तुल्यांकी भार, ऊपर तो क्या आएगा आयनिक यौगिक का अणुभार, आयनिक यौगिक का अणुभार, और नीचे क्या आएगा अपन कह सकते हैं धनायन व ऋणायन पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश। ये सूत्र आयनिक यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र है। देखो वैसे बेसिकली हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें या तो आपको अम्ल मिलेगा या आपको क्षार मिलेगा, फिर भी आप ध्यान में रखना। ऐसे मान लो अगर कोई ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ हो तो उसका तुल्यांकी भार अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो चीज़ और देख लो आप। देखो
ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ। मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार। अब देखो आप, ऊपर तो वही क्या आएगा, ऑक्सीकारक का अणुभार, ऊपर तो क्या आएगा, अणुभार। अब नीचे क्या आएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, दूसरों का तो ऑक्सीकरण करते हैं और खुद का क्या होता है, अपचयन। अब अपचयन होता है, अब हमें पता है, देखो आपको 11th में मैंने बताया था ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन। अब खुद का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो नीचे अपन क्या लिखेंगे, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके द्वारा हम ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो अपचायक पदार्थ हो, अपचायक का तुल्यांकी भार, तो ऊपर तो क्या आएगा, अणुभार आएगा, अणुभार, और नीचे अब अपचायक है, यानी दूसरों का तो अपचयन करेगा और खुद का ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो क्या कहेंगे, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस इनको भी आप ध्यान में रखोगे। लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपको जनरली अम्ल या क्षार ही दिया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो उस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, क्योंकि अगर हमें संबंध का पता है तो हम मोलरता से नॉर्मलता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो संबंध क्या है वो देखो आप, अपन लिख सकते हैं मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। देखो सीधा सा संबंध आपको केवल याद रखना है, मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। संबंध क्या है, देखो संबंध है नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू अम्लता या क्षारकता। देखो वापस से मैं आपको बता रहा हूं, अम्लता होगी क्षार की और क्षारकता होगी अम्ल की। यानी इस संबंध से हम मोलरता से नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मान लो हमारे पास कोई अम्ल है और हमने उस अम्ल की मोलरता ज्ञात कर ली, तो उस मोलरता को आप अम्ल की क्षारकता से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास डायरेक्ट ही उस अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। तो इस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे, मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। देखो अब एक चीज और बताता हूं आपको। देखो हमने सांद्रता की इकाइयां पढ़ी हैं, अब हमें यह देखना है कि कौन कौन सी सांद्रता की इकाइयां ताप से प्रभावित होती हैं। तो अपन अगर हेडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सांद्रता इकाइयों पर ताप का प्रभाव। देखो हमने मोटे तौर पर सांद्रता की इकाइयों को 3 भागों में डिवाइड किया था, द्रव्यमान इकाइयाँ, आयतन इकाइयाँ और द्रव्यमान आयतन इकाइयाँ। अब देखो हमें ये देखना है कि कौन सी इकाइयों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो सीधा सा मैं आपको बता दूं कि जिन इकाइयों में
विलयन को आयतन के रूप में लिया गया है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विलयन की मात्रा को आयतन वाले मात्रकों में लिया गया है, उन इकाइयों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो द्रव्यमान होता है, अपन द्रव्यमान कह सकते हैं, अपन ग्राम में मात्रा कह सकते हैं, ग्राम में मात्रा, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं। तो द्रव्यमान पर तो ताप का प्रभाव पड़ता नहीं है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। लेकिन जो आयतन है, समझना आप, आयतन, आयतन पर अपन कह सकते हैं ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ेगा? मान लो हमने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया तो आयतन बढ़ेगा। आयतन क्यों बढ़ा? क्योंकि सांद्रता घट गई, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या घट गई, सांद्रता घट गई तो आयतन बढ़ गया। तो अपन कह सकते हैं कि आयतन ताप से प्रभावित होता है, इसलिए वे इकाइयाँ ताप से प्रभावित होंगी जहाँ पर विलयन को आयतन के रूप में लिया गया है। अब देखो कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। पहली इकाई आएगी हमारी आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। दूसरी आएगी हमारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तीसरी इकाई आएगी हमारी मोलरता। चौथी इकाई आएगी हमारी नॉर्मलता, और पांचवी इकाई आएगी हमारी फॉर्मलता। इन सभी इकाइयों को, या अपन कह सकते हैं कि इन सभी इकाइयों में विलयन की मात्रा है उसको आयतन में लिया जाता है, इसलिए ये इकाइयाँ ताप से प्रभावित होती हैं। हम लिख सकते हैं ताप से प्रभावित होती हैं, ताप से प्रभावित होती हैं। तो याद रखोगे आप, कई बार तो यहाँ से ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है क्यों, या ऐसे पूछ सकता है कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है कैसे। तो अपन कह सकते हैं कि मोलरता में विलयन को आयतन के रूप में लिया जाता है और आयतन ताप से प्रभावित होता है, यानी हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, सांद्रता घट जाएगी। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, यानी हमने जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने सांद्रता की इकाइयाँ देखी, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं। देखो, अब देखिए, ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल्स, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब देखो, पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट की। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहले मैं मोलरता का सूत्र लिख रहा हूँ, ये हल है पहले क्वेश्चन का। यानी मोलरता बराबर क्या होता है? देखो, हमने लिखा था WB बट्टे MB इंटू VS, यानी विलयन का आयतन ml में है तो इंटू 1000। ये तो हो गया सूत्र। अब हमारे पास दिया क्या गया है? देखो, हमें WB दिया गया है, विलय की ग्रामों में मात्रा। WB क्या है? अरे विलय की ग्रामों में मात्रा है तो है, या विलय का द्रव्यमान बोल दो। 4 ग्राम कितना है? 4 ग्राम। फिर MB, अब MB हमें पता है, यानी अणुभार का हमें पता होना चाहिए। विलय क्या है? NaOH, यानी विलय का अणुभार, यानी NaOH का अणुभार कितना होता है?
40 ग्राम। फिर VS दिया गया है कितना, 500 ml, यानी 500 ml विलियन बनाया गया है। सूत्र आपके पास है, मान रखो और कैलकुलेशन करो। देखो W भी कितना है 4, फिर M भी कितना है 40, फिर VS कितना है 500 ml में है तो इंटू 1000। देखो इसको अपन सरल करते हैं, 1/5, ये तीनों शून्य इनसे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर 1 और नीचे 5, ये लो, यानी हमारे पास 0.2 m क्या आ गई इस विलियन की मोलरता। सिंपल एकदम इजी न्यूमेरिकल है। यदि आपको फॉर्मूला पता है और क्या मान दिए गए हैं क्वेश्चन में, इतना पता है तो आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, सूत्र है CH3COOH को 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलियन बनाया गया है। इस विलियन की मोलरता, देखो वहां पर तो पूछी थी मोलरता और यहाँ पे पूछ रहा है मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सूत्र लिखना है मोलरता का, यानी मोलरता को हम स्मॉल m से लिखते हैं और मोलरता को कैपिटल M से, ये भी आप ध्यान में रखोगे। सूत्र हमने क्या लिखा था, WB/MB इंटू WA। अब अगर ये ग्राम में है तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो है क्या, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय का अणुभार और विलय का द्रव्यमान या विलय की ग्राम में मात्रा। अब देखो WB है हमारे पास, कितना है, WB है 2.5 ग्राम। फिर MB का हमें पता होना चाहिए विलय का अणुभार। एसिटिक अम्ल यहाँ पे विलय है और एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60 है, कितना होता है 60। WA हमें दिया गया है 75 ग्राम बेंजीन, तो 75 ग्राम, ये लो। करना क्या है, वही मान रखो और कैलकुलेशन करो। तो देखो क्या आएगा, स्मॉल m बराबर यानी मोलरता बराबर WB है 2.5 अपॉन MB है 60 इंटू WA है 75 और ग्राम में है तो इंटू 1000। मैं अगर इस दशमलव को हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 60 इंटू 75 इंटू 10 इंटू 1000। अब कर लो इसको सरल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, और देखते हैं इससे ये कैंसिल, अब देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर तो 10 और नीचे 6 इंटू 3, यानी अपन कह सकते हैं हमारे पास बच गया ये लो। और जब इसको अपन सरल करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 0.55 m। गणना आप इजीली कर सकते हो, बस ध्यान में क्या रखना आपको, सूत्र एक तो और क्या मान दिया गया है, मान को रखो और कैलकुलेशन करो। तो ये हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अब देखो, अब बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल्स की। देखते हैं कि तीसरे न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा गया है। इन दोनों को मैं हटा रहा हूं।
देखो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल, देखो 54 ग्राम जल व 64 ग्राम मेथेनॉल है CH3OH, मेथेनॉल को आपस में मिश्रित करके विलयन बनाया गया है। विलयन के प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा सवाल है, यानी इसमें मोल भिन्न पूछ रहा है, यानी हमें मोल भिन्न ज्ञात करनी है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अच्छी तरीके से कि मोल भिन्न अलग अलग घटकों की अलग अलग ज्ञात की जाती है। और मोल भिन्न का सूत्र हमने क्या लिखा था कि मोल भिन्न बराबर घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल या मोलों की संख्या, उनका जो अनुपात है वही क्या होती है, उस घटक की मोल भिन्न होती है। तो सीधा सा मतलब ये है कि पहले हमें ये जो घटक हैं जल और मेथेनॉल, हमें इनके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं लिख रहा हूँ हल तीसरे क्वेश्चन का। देखो पहले मैं लिख दूं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। अब देखो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ग्रामों में मात्रा बट्टे अणुभार। तो मैं लिख सकता हूं जल की ग्राम में मात्रा बट्टे जल का अणुभार। अब देखो हम मोलों की संख्या को n से लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ NH2 यानी जल के मोलों की संख्या। जल की ग्राम में मात्रा कितनी है, 54 है। अरे ये रही 54 ग्राम जल। और जल का अणुभार कितना होता है, 18 तो होता है। अरे H2O 16 2 18, तो जल का अणुभार 18, यानी इसका मतलब हमारे पास जल के मोल कितने आ गए, 3 आ गए। कितने आ गए, 3। अभी सिर्फ जल के मोलों की संख्या आई है, मोल भिन्न नहीं आई है। ऐसे ही अब हम CH3OH के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। के मोलों की संख्या, सूत्र तो वही रहेगा, क्या रहेगा, CH3OH की ग्राम में मात्रा अपॉन CH3OH का अणुभार। और इसको मैं लिख सकता हूँ NCH3OH। CH3OH की ग्राम में मात्रा कितनी है, 64 ग्राम है। तो ये लो अपॉन CH3OH का अणुभार। देखो यहीं से याद कर लो आप, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन है 3 और 1 4, तो 4 हो गया इनका, यानी 12 और 4 16, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 16 32, यानी CH3OH का अणुभार 32 आ गया। और यहाँ पे 2, यानी हमारे पास NCH3OH यानी मेथेनॉल के मोलों की संख्या 2 आ गई। अब देखो अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन के कुल मोल आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विलयन के कुल मोलों की संख्या जोड़ दो आप दोनों को, 3 + 2 = 5। अब कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमने घटकों के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली और विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब हम इजीली प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, इनको तो मैं यहाँ लिख दूँ NH2, ये तो हमारे पास आया 3, और NCH3OH हमारे पास आया 2। अब मैं बाकी को हटा रहा हूँ।
देखते हैं कि इनकी मोल भिन्न कितनी प्राप्त होगी। देखो पहले ज्ञात करते हैं जल की मोल भिन्न। किसकी? जल की। तो पहले अपन सूत्र लिखेंगे, जल की मोल भिन्न बोल दो या मोल अंश बोल दो, एक ही बात है, जल की मोल भिन्न। अब देखो सूत्र क्या होता है, जल के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। क्या लिखूंगा? जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब देखो दोनों मान आपके पास हैं, मान रखो और गणना करो। हमें पता है हम मोल भिन्न को अक्स के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा? अक्स के द्वारा। तो मैं लिख रहा हूँ अक्स, और किसकी मोल है, किसकी मोल भिन्न? जल की। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अक्स H2O। इसका मतलब यही हुआ कि हम जल की मोल भिन्न ज्ञात कर रहे हैं। जल के मोलों की संख्या कितनी है? 3। कुल मोल हमने ज्ञात किए थे 3 + 2 यानी 5। तो ये लो, और इसको सरल करोगे ना आप, तो आपके पास मान आएगा 0.6। तो ये हमारे पास जल की मोल भिन्न ज्ञात हो गई। ऐसे ही अपन मेथेनॉल की क्या याद करेंगे? मोल भिन्न। तो मैं लिख दूं यहाँ पे CH3OH की मोल भिन्न, मोल भिन्न बराबर क्या लिख दूं? CH3OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। यानी यहाँ पर भी हमने मान रखने और गणना करनी है। देखो मोल भिन्न है यानी अक्स, और किसकी है? CH3OH की। तो ये लो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेथेनॉल की मोल भिन्न। CH3OH के मोलों की संख्या कितनी है? 2। विलयन के कुल मोलों की संख्या हमने रखी थी 5। अब देखो इसको जब आप सरल करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा मान 0.4। अब देखो याद करो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग इकाई होता है, 1 होता है। आप चाहो तो इनको जोड़ दो, दोनों को आप जोड़ोगे ना तो आपके पास इकाई मान प्राप्त होगा। देखो आप इस एक घटक की मोल भिन्न से दूसरे घटक की मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इसको आप एक में से घटा दो तो आपके पास दूसरे घटक की मोल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो उस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है? हमने 3 सवाल 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो ये रहा, इसको भी मैं हटा रहा हूँ अब, क्योंकि हमने इसको सॉल्व तो कर ही लिया, तो हटा दो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, सूत्र है COOH COOH, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है, को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता, देखो अच्छा क्वेश्चन है, द्रव्यमान प्रतिशतता को हमने भार प्रतिशतता भी कहा था। तो द्रव्यमान प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हल
चौथे क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले ना आप इसका सूत्र लिखो द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख रहा हूँ, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, सूत्र ध्यान में आ रहा होगा आपको, जस्ट हमने पिछले वीडियो में डिटेल से इसको पढ़ा था। क्या होगा, विलय की या विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का द्रव्यमान बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं, ग्राम में मात्रा कह सकते हैं, इनटू 100। अब देखो, अब हमें देखना ही है कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, इसका मतलब हमारे पास विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है, 11 ग्राम। और क्या दिया गया है, और दिया गया है इस विलयन का घनत्व दिया गया है, यानी हम लिख सकते हैं विलयन का घनत्व कितना दिया गया है, 1.1 ग्राम पर ml। तो विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो हमारे सूत्र में तो हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए और द्रव्यमान हमें दिया नहीं गया है। हमें क्या दिया गया है, एक तो विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा और विलयन का घनत्व है। तो अब पहले हमें विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो याद करो सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। अरे याद आ रहा ना, D बराबर M अपॉन V। अब इस सूत्र से हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इनटू आयतन। और देखो ये तो रहा घनत्व, ये रहा, और आयतन विलयन का आयतन, यानी हमें विलयन का आयतन 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल की, यानी हमें घनत्व और आयतन, देखो आयतन की अपन बात करें तो हमारा आयतन यानी पदार्थ की मात्रा, यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व इनटू आयतन। देखो घनत्व हमारे पास रहा 1.1। देखो यहाँ पे विलयन नहीं दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा मिस है। यहाँ पे विलयन अपन ले सकते हैं 500 ml, याद रखोगे आप, यानी यहाँ पे अपन ले सकते हैं कि घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। थोड़ा सा मैं ठीक कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 500 ml विलयन बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आयतन भी चाहिए और घनत्व दिया गया है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे मान रखूँगा किसका, विलयन के आयतन का। अब देखो इसको जब मैं सरल करूँगा तो मेरे पास आएगा 550 ग्राम। क्यों, क्योंकि घनत्व दिया गया किसमें, 1.1 ग्राम पर ml में। तो देखो हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। कहाँ से ज्ञात किया, देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है? 500 ml है, 500 ml। अब देखो, अब हमारे पास विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 11 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान हमने ज्ञात कर लिया 550 ग्राम और इंटू 100। अब हम मान रखेंगे इसमें, तो मान रख दो आप। विलेय पदार्थ, देखो द्रव्यमान प्रतिशतता को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या लिखूंगा? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है? 11, और द्रव्यमान कितना है? 550 और इंटू 100। अब देखो, शून्य से शून्य कैंसिल, 11 पंजियों 55 और 5 दूनी 10, यानी हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई 2%। कितनी आ गई? 2%। तो थोड़ा सा ना इस सवाल में आप 500 ml और लिख देना, बाकी सवाल सही है। हमने यहाँ पे विलयन का जो आयतन है वो नहीं लिखा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो हमारा अगला सवाल, यानी हमने 4 न्यूमेरिकल और लिए, 5, 6, 7 और 8। देखो 5वां जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है? 25 ml एथेनॉल 75 ml जल में उपस्थित है, विलयन में एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखो आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? हम लिख सकते हैं आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है? ऊपर तो आएगा विलेय का आयतन, क्या आएगा? विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इंटू 100। अब देखो विलेय का आयतन, यानी मैं लिख सकता हूँ Vb बराबर कितना है? 25 ml, फिर 75 ml जल में। इसका मतलब यहाँ पे जो 75 ml जल है ये क्या है? ये विलायक है, यानी Va कितना है? 75 ml। अब मैं यहाँ से Vs ज्ञात करूँ तो क्या आएगा? Va प्लस Vb, यानी 75 प्लस 25, यानी 100 ml हमारे पास क्या आ गया? विलयन का आयतन। अब देखो आयतन प्रतिशतता को हम ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज V अपॉन V। इसका मतलब क्या हुआ? आयतन प्रतिशतता। विलेय का आयतन कितना है? 25। विलयन का आयतन कितना है? 100 ml इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 25% हमारे पास क्या आ गई? इस विलयन की आयतन प्रतिशतता। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन सोल्व हो गया। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 2%, देखो W अपॉन V, इसका मतलब है आयतन प्रतिशत। तो 2% आयतन प्रतिशत NaCl का 500 ml विलयन, 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो हमें यहां पर पूछ रहा है NaCl की मात्रा, यानी अपन कह सकते हैं कि यह हमें यहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा ये हमें ज्ञात करनी है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होता है सूत्र? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की
ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन। देखो इंटू 100 भी है यहाँ पे, इंटू 100 है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, विलय की मात्रा WV, फिर विलियन का आयतन यानी VS और इंटू 100। यहाँ पे 100 भी है, याद रखोगे आप, ठीक है ना। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछ रहा है इसका मान दिया गया है, इसका मान भी दिया गया है। तो देखो मैं यहाँ पे मान रखूँ 2%, WB के स्थान पे WB, VS 500 इंटू 100। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो WB चाहिए, तो WB बराबर क्या होगा 2 इंटू 500 अपॉन 100, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 5 से। अब देखो हमारे पास WB कितना आ गया 10 ग्राम, कितना आ गया 10 ग्राम। तो अपन कह सकते हैं कि 2% W/V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए हमें 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हमारे 5 और 6 दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है। इनको मैं हटा दूं। देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7 नंबर। देखो क्या पूछ रहे हैं, 98 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है मोलरता में विलय का अणुभार काम में आता है और नॉर्मलता में विलय का तुल्यांकी भार काम में आता है। अब देखो पहले मैं लिखता हूँ हल 7 नंबर है। पहले देखो हमें क्या दिया गया है, हमें WB दिया गया है, विलय का भार दिया गया कितना है 98 ग्राम, ठीक है। और इसका जो अणुभार है वो हमें पता है कितना होता है 98 ग्राम। अरे H2SO4 तो है, H2SO4 का अणुभार 98 ग्राम होता है। और फिर दिया गया हमें VS कितना दिया गया है 500 ml। अब देखो हमें नॉर्मलता भी ज्ञात करनी है और नॉर्मलता में हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो अगर मैं तुल्यांकी भार ज्ञात करूं यहाँ पे EB विलय का तुल्यांकी भार, तो क्या होता है आपको पता है अणुभार अम्ल है तो क्या आएगा अणुभार बट्टे क्षारकता, अणुभार बट्टे क्षारकता। तो EB हमारे पास कितना जाएगा, अणुभार कितना है 98, क्षारकता कितनी होती है 2 यानी 49, कितना आ गया 49। ये हमने विलय का तुल्यांकी भार ज्ञात कर लिया। अब पहले हम मोलरता की गणना करते हैं, यानी मोलरता बराबर क्या होता है WB अपॉन MB इंटू VS, ml में है तो इंटू 1000, और हमारे पास आयतन ml में ही है। तो देखो क्या होगा M बराबर WB कितना है 98, MB भी कितना है 98, VS कितना है 500 ml और इंटू 1000। कर लो सरल, 98 से 98 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 5 दूनी 10, यानी हमारे पास मोलरता आ गई 2m। कितनी आ गई 2m। अब बात करते हैं हम नॉर्मलता की। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है WB बट्टे EB, यानी जहाँ अणुभार था वहाँ पे क्या जाएगा तुल्यांकी भार।
इंटू VS ml में है तो इंटू 1000, देख लो। WB कितना है 98, EB कितना है 49, VS कितना है 500 ml इंटू 1000। देखो ये भी 2 से कट गया और ये भी 2 से कट गया, यानी n बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4n। अब देखो मैंने आपको एक संबंध लिखाया था अभी जस्ट स्टार्टिंग में। क्या लिखाया था मैंने आपको लिखाया था नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू, अब हमारे पास अम्ल है H2SO4 तो इसकी क्या होगी क्षारकता होगी, यानी क्षारकता। अब देखो हमें नॉर्मलता याद करनी है, मोलरता हमने याद की कितनी 2m, तो 2 इंटू क्षारकता H2SO4 की क्षारकता 2 होती है तो 2। तो देखो यहाँ से भी हम इस नॉर्मलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो कितनी आई 4n और 4n यहाँ आ रही है, तो आप मोलरता ज्ञात करके भी डायरेक्ट इस संबंध से आप नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा 7 वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की। चलो इसको भी मैं हटा रहा हूँ। इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ये लो। अब देखते हैं हमारा 8 नंबर का जो न्यूमेरिकल है। देखो क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। और आगे लिखा हुआ है कोष्टक में, बेंजीन में एसिटिक अम्ल के 2 अणु मिलकर द्विलक का निर्माण करते हैं, यानी डाइमर का निर्माण करते हैं। यानी हमें फॉर्मलता पूछी है, बात सीधी सी है। देखो सबसे पहले ना फॉर्मलता का सूत्र लिखो आप, फॉर्मलता इक्वल टू क्या होती है, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, फिर नीचे क्या आएगा, विलय का सूत्र भार। क्या आएगा, विलय का सूत्र भार, विलय का सूत्र भार। क्यों, क्योंकि फॉर्मलता ज्ञात करनी है हमें। और इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अगर ml में है, यहाँ पे ml में है तो ये लो इंटू 1000। अब देखो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मान है। विलय पदार्थ की मात्रा है 2.5 ग्राम, फॉर्मलता को F से लिखते हैं तो 2.5। अब है विलय का सूत्रभार। अब देखो सूत्रभार हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी बेंजीन में CH3COOH के 2 अणु मिलकर द्विलक का निर्माण करते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे CH3COOH का सूत्रभार कैसे ज्ञात करेंगे। हमें एसिटिक अम्ल के अणुभार का पता है 60 होता है, और 2 अणु मिलकर द्विलक का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 × 60 यानी 120 क्या आ गया हमारे पास, ग्राम सूत्र भार। फिर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 250 ml, तो ये लो 250 ml। अब देखो अब हम फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये F नहीं है, अच्छा अभी सूत्र इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है
2.5 ग्राम। ये हमें दी गई है, ये भी दिया गया, ये हमने ज्ञात कर लिया ग्राम सूत्रवार। अब देखो, अब हम मान रखेंगे विलय की ग्राम में मात्रा 2.5 ग्राम। विलय का सूत्रवार कितना हो गया 120 इंटू विलयन का आयतन कितना है 250 ml में है तो 1000। मैं अगर दशमलव को हटाऊं तो क्या आएगा 120 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1000। कर लो सरल। देखो बिंदु से बिंदु कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, यानी 1/12 है। और इसको जब आप सरल करोगे तो आएगा 0.08 F। तो ये हमने फॉर्मूला ज्ञात कर ली। यानी ये हमारे जो 5, 6, 7, 8 चार जो न्यूमेरिकल थे ये भी हमने सॉल्व कर लिए। देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। अब देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9, ये है 10, ये है 11 और ये है 12। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है 0.5 m H2SO4 के 30 ml को 500 ml तक तनु करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। देखो आप इस न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो एक सूत्र लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे M1V1 बराबर M2V2। इस सूत्र को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो पहले मैं बात कर लूँ M1 की। M1 हमारे पास है 0.5 m, फिर V1 है 30 ml और M2 हमें ज्ञात करना है ही, M2 हमें ज्ञात करना है और V2 कितना है 500 ml, यानी 500 ml तक तनु करने के लिए या 500 ml तक हम इसको तनु करेंगे जल मिलाकर, तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो V2 है यहाँ पे 500 ml। अब देखो हमें M2 ज्ञात करना है तो इस सूत्र से M2 बराबर क्या हो जाएगा M1V1 अपॉन V2। अब मान रख दो आप M1 तो है 0.5 इंटू V1 है 3 और नीचे है V2 ये रहा 500 ml। अब देखो अब इसको आप सरल करोगे ना तो हमारे पास आएगा 0.03 m, क्यों मोलरता है, गणना आप करोगे ना तो 0.03 m। तो हमारा 9 नंबर का न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखो क्या कह रहा है 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाकर 250 सेमी क्यूब विलयन बनाया गया है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है 1 सेमी क्यूब बराबर 1 ml होता है। देखो पहले हम सूत्र लिख रहे हैं, क्या पूछ रहा है मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है वही WB विलय की ग्रामों में मात्रा बट्टे विलय का अणुभार, यानी MB इंटू विलयन का आयतन। अगर ml में है तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब देखो WB कितना है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम ये रहा। फिर MB H2SO4 का अनुभार हमें पता है 98 होता है और इंटू VS 250 ये ml है, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ चूँकि 1 सेमी क्यूब बराबर 1 ml होता है तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ml में इसका मतलब 1000 आएगा और इस दशमलव को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा 98 इंटू और इंटू 1000। जब आप इसको सरल करोगे तो यहाँ पे आएगा
सरल करोगे, देखो कर लो सरल, 98 से 98 और ये लो, यानी 10/25 यानी 0.4 m क्या आ गई इस विलयन की मोलरता 0.4 m। तो हमारा 10 नंबर का न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या पूछ रहा है, देखो ये रहा H2SO4 के 15% विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, 15%, इसका मतलब क्या हुआ, भार प्रतिशत है या अपन कह सकते द्रव्यमान प्रतिशतता। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हल, कौन से का, 11 नंबर का। देखो सबसे पहले मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 15% H2SO4 का अर्थ क्या हुआ, अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम H2SO4 15 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, घुला हुआ है। 15% H2SO4 का क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, तथा 85 ग्राम जल है। यानी जल क्या है, अरे विलायक है, बात सीधी सी है। पूछ क्या रहा है, मोललता। हमें पता है मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान। यदि ग्राम में है तो इंटू 1000। अब देख लो मोललता को स्मॉल m से, विलय की ग्राम में मात्रा 15 ग्राम, विलय कितना है 15 ग्राम, तो ये लो। फिर विलय का अणुभार H2SO4 का अणुभार 98, फिर इंटू विलय का द्रव्यमान 85 ग्राम, यानी विलायक यहाँ पे 85 ग्राम है, तो 1000 से गुणा करो। और जब आप इसकी गणना करोगे तो आपके पास आएगा 1.80 m। गणना आप आराम से कर लेना। तो इस तरीके से हम इस 11 नंबर के न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं, बस आपको इसका पता होना चाहिए। लेते हैं लास्ट और अंतिम न्यूमेरिकल। इसमें क्या पूछ रहा है, चलो इसको भी मैं हटा दूं। देखो हमारा जो अंतिम न्यूमेरिकल है वो है कि जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व है 1000 ग्राम पर सेमी क्यूब हो। देखो ये भी न्यूमेरिकल अच्छा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर जल ही तो विलय है और जल ही विलायक है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो विलयन है उसमें जल ही विलय है और जल ही विलायक है। इसका मतलब विलयन भी क्या हुआ, जल ही हुआ। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। यानी हम इसको सरल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हल है ये 12 नंबर का न्यूमेरिकल। हम कह सकते हैं यहाँ
जल ही विलय है तथा जल ही विलायक है, विलायक है। कोई कंफ्यूज आपको नहीं होनी चाहिए। अतः विलयन भी जल ही होगा, अतः विलयन भी जल ही होगा। अब देखो, हम कह सकते हैं कि माना 1 लीटर जल है, माना 1 लीटर जल है, ठीक है। तो अब जब विलय भी जली है तो अपन क्या कह सकते हैं, विलय यानी जल का द्रव्यमान, द्रव्यमान बोल दो, ग्रामों में मात्रा बोल दो, कितना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। देखो पूछ क्या रहा है, मोलरता। हमें पता है कि मोलरता में एक तो विलय की ग्रामों में मात्रा होती है, फिर एमबी विलय का अणुभार होता है, और फिर वीएस अगर एमएल में है तो 1000 आ जाएगा। अब देखो आप इस सूत्र को आप ध्यान से देखो, WB विलय का द्रव्यमान कितना है 1000 ग्राम, फिर MB यानी हम कह सकते हैं कि जल यानी विलय, विलय का अणुभार कितना होता है, हमें पता है कितना होता है, अरे 18 ग्राम होता है, जल का अणुभार 18 ग्राम। फिर VS यानी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, यहाँ पे विलयन जल ही है, कितना है 1 लीटर है, यानी अपन कह सकते हैं 1 लीटर, या अपन कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर। अब देखो, अब हम मान रखते हैं इसमें WB कितना है 1000, फिर MB कितना है 18, फिर VS कितना है 1000 ml और इंटू 1000। तो यहाँ से हमारे पास जो जल की मोलरता है वो आ जाएगी, यानी अपन कह सकते हैं 1000/18, यानी हमारे पास आएगी 55.56 m। तो ये हमने जल की जो मोलरता है उसको हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो आप, आज की जो हमारी क्लास है, यानी अपन कह सकते हैं कि इस विलियन चैप्टर का जो पार्ट 3 है या पार्ट वीडियो या वीडियो 3 है वो डिपेंड है न्यूमेरिकल के ऊपर। यानी हमने इस बात सीधी सी है कि हमने आज की जो क्लास है या ये जो वीडियो 3 है इसमें हमने जो न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से, जो न्यूमेरिकल्स हैं यानी जो न्यूमेरिकल्स बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो मैंने उनका आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि कौन सा न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाए और उसको हल कैसे करना है। अलग अलग प्रकार के हमने न्यूमेरिकल देखे हैं, उनको सॉल्व किया है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने जो आज की क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं इनको आप एक बार पुनः दोबारा से आप खुद हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ये मान लो उतना ज़्यादा ही आपके समझ में आएगा, और जितना ज़्यादा दूर भागोगे तो फिर न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कतें आएंगी। तो आज की हमारी क्लास थी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।